Hello students, welcome in our YouTube channel राहुल सरबायव त्रिवेदी। बेटा आज एक बार फिर से एक नई क्लास मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस मींस जेनेटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है नीट के लिए भी और 12th बोर्ड के लिए भी। क्लास किस टॉपिक पे है? डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का दुगुणन। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, देखिए सबसे पहले हमारा जानना यह जरूरी है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। छोटा छोटा करके समझोगे तो मजा भी आएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और बोर्ड के बच्चे को भी लाभ होगा इससे। तो पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है यहां पर? व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? बहुत छोटा सा सवाल। डीएनए रेप्लिकेशन वो घटना है जिसमें पुराने डीएनए से या किसी भी डीएनए से नया डीएनए बनता है। द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू डीएनए, एक डीएनए से दूसरे डीएनए के निर्माण को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू डीएनए, एक डीएनए से दूसरे डीएनए के निर्माण को हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। कैसे, जरा देख भी लीजिए कैसे होता है। जैसे हम मान लें कि हमारे पास एक ये डीएनए है, ये डीएनए है। अब इस डीएनए से क्या करना है? नया डीएनए बनाना है। क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है कि द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम ओल्ड डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। अब इस पूरी प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ये हमारा डीएनए है, सबसे पहले ये डीएनए इस प्रकार से दो पार्ट में ऐसे खुल जाता है। देखिए इसकी पूरी मैकेनिज्म है और वो हम आपको मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में बताएंगे। अभी जो हमारा क्वेश्चन है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, इसकी बात कर रहे हैं। अब ऐसे ये खुल गया और खुलने के बाद प्रत्येक खुले हुए भाग में इस प्रकार से एक कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाता है। यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं ना कि ब्लैक वाला दो हो गए अपने आप और नया डीएनए इस प्रकार से केवल एक ही इसका पार्ट बना। अब क्या होगा कि ओल्ड डीएनए से ये अलग हो जाएंगे या पूरा ओल्ड डीएनए ऐसे खुलता हुआ चला जाएगा। तो देखो यहां पर क्या हुआ बेटा, ये डीएनए था हमारे पास, पेरेंटल डीएनए या पुराना डीएनए कह सकते हो, उससे ये दो न्यू डीएनए बने, ये हमारे पास बने न्यू डीएनए। तो इस प्रकार पुराने डीएनए से दो नए डीएनए के निर्माण की घटना को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक, अब इतनी बात समझ में आई, यानी पहला क्वेश्चन हमने समझ भी लिया, देख भी लिया कैसे होता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पर फिर आता है,
हु गिव द स्कीम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। इस बात को सबसे पहले किसने बताया? क्वेश्चन नंबर 2, हु गिव ए स्कीम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की स्कीम को सबसे पहले किसने बताया? किसने ये बात बताई कि पुराने डीएनए से नए डीएनए का निर्माण होता है? बेटा बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, आपने भी सुन रखे हैं, उनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक। किसने बताया? वॉटसन और क्रिक ने बताया कि पुराने डीएनए से नए डीएनए का निर्माण होता है। द स्कीम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन was first time suggested by the Watson Crick। ये वही है जेडी वॉटसन, एफएससी क्रिक, जिन्होंने डीएनए मॉडल को प्रस्तुत किया था और इस कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। दिस स्कीम वाज टर्म एज सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जो भी इन्होंने बताया, इस स्कीम को क्या कहते हैं? क्या बताया गया इस स्कीम में? दिस स्कीम वाज टर्म्ड एज, this scheme was termed as semi conservative method of DNA replication। अब इस बात का क्या मतलब था? देखो, अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, ये जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड लिखा हुआ है बच्चों, इसका मतलब होता है हिंदी में डीएनए की अर्ध संरक्षण विधि। अब ये अर्ध संरक्षण या सेमी कंजर्वेटिव का मेथड आप यहां पे देख सकते हो। वॉटसन और क्रिक ने अपनी इस स्कीम के अंतर्गत बताया कि केवल आधा डीएनए बनता है और आधा पुराना रहता है, इसीलिए यहां क्या लिखा गया? अर्ध संरक्षण। सर हमें समझ नहीं आया। अरे यार तुम ये देखो, पहले ये पूरा ब्लैक था कि नहीं था? तो जब ये न्यू डीएनए बने तो देखो ये क्या है? ये ओल्ड पार्ट है इसका, और ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं ये न्यू बना, न्यू पार्ट बना। तो बेटा आधा ही तो नया बना, आधा ही तो नया बना। यानी वॉटसन क्रिक अपनी इस स्कीम में जो कहना चाहते थे, उन्होंने ये कहा, क्या कहा कि जब भी पुराने डीएनए से नया डीएनए बनता है तो उसका आधा पार्ट जो होता है यानी एक स्ट्रैंड, वो हमेशा ओल्ड होता है और एक स्ट्रैंड ही नया बनता है। इसीलिए जो नए बनने वाले डीएनए होते हैं उनमें और पेरेंटल डीएनए में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि जैसे यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं या जो नाइट्रोजनस बेस उस तरफ होते हैं वैसे यहाँ पर बन जाते हैं, और इसीलिए पुराने वाले को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड और नए वाले को हम कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहते हैं। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। The scheme suggested that two strands would separate and act as template for the synthesis of new complementary strand। ये ऐसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब देखिए यही है कि जो पुराना डीएनए होता है ये खुलता है और इसमें एक पुराना पार्ट होता है। इस पुराने पार्ट को बेटा यानी ओल्ड पार्ट को हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। और जो न्यू फॉर्म बनता है इसका, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जैसे पुराना वाला डीएनए ये है और इस पर मान लीजिए लिखा हुआ ए टी सी जी और ए लिखा हुआ है, तो जो ये लिखा है
इसी का कॉम्प्लीमेंट इस पर बनेगा, मतलब सहायक बनेगा। अब जो दो सेकंड यहां पर जो सेकंड बना, इस तरीके से जो सेकंड बन रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा टी, यहां पर क्या हो जाएगा टी, यहां पर क्या हो जाएगा ए, यहां पर क्या हो जाएगा जी, यहां पे क्या हो जाएगा सी, यहां पे क्या हो जाएगा टी। तो इस तरीके से जो पुराना वाला होता है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुराने वाले को हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड, और नए वाले को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। अब देखिए एक नया क्वेश्चन आता है, क्या यहां पर एक नई बात हम समझेंगे। नई बात ये समझेंगे कि कोई भी व्यक्ति साइंस में हमेशा एक बात समझ लीजिए कि बतौलेबाजी नहीं चलती है यार, नहीं चलती है बतौलेबाजी। एक्सपेरिमेंटली हर चीज को प्रूफ करना पड़ता है। तो जो सबसे पहला सजेशन दिया वाटसन क्रिक ने, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन को, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, किसने प्रूफ दिया, चलिए बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंटली इस बात को किस प्रकार से प्रूफ किया। तो बेटा जैसा कि हम बात कर रहे थे कि साइंस में कहीं सुनी बातें नहीं मानी जाती, यहां पर आपको प्रयोग द्वारा ये बात सिद्ध करनी पड़ेगी, सारी पब्लिक को ये बात बतानी पड़ेगी कि आप बिल्कुल सही हैं। तो बेटा इस बात को, किस बात को, जिसे किसने दिया, वाटसन और क्रिक ने सजेस्ट किया, इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन सेटल ने। स्टाइल भी पढ़ सकते हो, फ्रैंकलिन स्टाइल ने सबसे पहली बार 1958 में इस बात को सजेस्ट किया। कैसे, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा। अब देखिए जब भी हम कोई प्रयोग करते हैं तो प्रयोग के लिए क्या चाहिए हमें, प्रयोग के लिए हमें टूल्स चाहिए ना, हवा में प्रयोग तो हो नहीं जाएगा। तो देखिए सेटल ने या मेसेल्सन ने अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए कौन से टूल्स लिए, सबसे पहले टूल्स देखें। तो टूल्स इन्होंने जो बेटा लिया, उसमें सबसे पहले लिया एक ई कोलाई बैक्टीरिया। दूसरा इन्होंने क्या लिया, दूसरा इन्होंने लिया बेटा यहां पर 15NH4 15NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तीसरा क्या लिया इन्होंने, CSCl सीजियम क्लोराइड लिया। ये तीन चीजें यहां पर ली गई। अभी कुछ तीनों का क्या करने वाले थे ये भी समझना यहां पे जरूरी है। ई कोलाई जो लिया, ई कोलाई के अंदर जो डीएनए था उस पर सारा खेला होगा। ई कोलाई से ही डीएनए लिया गया एक्सपेरिमेंट के लिए। तो फॉर सिलेक्शन ऑफ डीएनए, अब 15NaCl क्यों लिया बेटा, एक ये हैवी नाइट्रोजन कंपाउंड है और इसे लिया गया एज अ नाइट्रोजन सोर्स इन कल्चर मीडिया, राइट। और CSCl यानी सीजियम क्लोराइड को क्यों लिया गया, फॉर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन। क्लियर हुआ। मेसेल्सन और फ्रैंकलिन ने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है, तीन टूल्स लिए। एक तो ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, क्योंकि सारा एक्सपेरिमेंट इसी के डीएनए पर होने वाला था। दूसरा अमोनियम क्लोराइड लिया, ये एज ए हैवी नाइट्रोजन कंपाउंड लिया गया, रेडियो एक्टिव होता है ताकि अलग से दिखाई दे।
और तीसरा डेंसिटी ग्रेडियंट यानी सेपरेशन के लिए 14N और 15N को अलग अलग करने के लिए CaCl को लिया गया। अब देखिए बात को आगे बढ़ाते हैं, यानी हम एक्सपेरिमेंट को आगे चलाते हैं। अब बेटा देखो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है। मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक कल्चर मीडिया लिया। कल्चर मीडिया जानते हो, जिससे जीवाणु अपना भोजन प्राप्त करेंगे, ऐसा कल्चर मीडिया लिया। और इस कल्चर मीडियम में जो नाइट्रोजन डाला गया बेटा, वो नाइट्रोजन था N15। क्या भर दिया इसमें, अपना ये वाला 15NH4Cl, ये इसमें भर दिया गया। ठीक, ये क्या है, कल्चर मीडियम है, राइट। अब देखो ये ई कोलाई है, सपोज करो कि ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, उसके अंदर ये डीएनए है, और इस डीएनए में जो नॉर्मल डीएनए होता है उसमें नॉर्मल नाइट्रोजन पाया जाता है, यानी 14N पाया जाता है। तो एक ऐसे ई कोलाई बैक्टीरिया को, ये जो है ई कोलाई बैक्टीरिया है और कंटेन नॉर्मल 14N इन डीएनए। अब इसे उठा करके इन्होंने क्या किया कि इसमें शिफ्ट किया। बेटा डीएनए नहीं शिफ्ट किया, पूरा ई कोलाई को यहां पर शिफ्ट किया गया। अब ई कोलाई यहां पर आएगा, और आने के बाद सेवरल जनरेशंस के बाद इससे नए ऐसे बनते चले जा रहे हैं। ऐसे बन रहे कि नहीं बनते, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, ऐसे सेवरल जनरेशंस बनती चली गई। इसमें ऐसे बहुत सारी जनरेशन यहाँ पर इस तरीके से बनी, जैसे 1, फिर 2, 3, 4, 5, ऐसे बहुत सारी जनरेशन यहाँ पर बनी। अब आप देख क्या रहे हो यहाँ पर कि जितनी बार सेल बटेगी तो डीएनए भी तो बटेगा। भाई सेल डिवीजन में आपको बताया गया था कि इंटरफेस में एक एस फेस आता है, वहां पर यह रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। तो जितनी बार बैक्टीरियल सेल बट रही थी उतनी बार डीएनए भी बट रहा था। धीरे धीरे क्या हो गया, क्योंकि जब नया डीएनए बन रहा था, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए मेथड से बन रहा था, तो जो 15N था, हुआ क्या इससे, देखो यहां पर क्या हुआ, 15N इनकॉर्पोरेटेड इन न्यू जनरेशन या इन न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, इन न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। क्यों, क्योंकि आप देख रहे न थे कि आधा पुराना वाला रहता है और आधा नया वाला रहता है। तो हर बार जब नया बनता गया तो नाइट्रोजन तो यहीं से लिया जा रहा था ना। तो जब नाइट्रोजन यहाँ 15 था, तो नया जितना भी स्ट्रैंड बन रहा था उसमें ये 15N इनकॉर्पोरेट हो गया, या हम यूं कह सकते हैं कि इसमें ये जुड़ गया। अब देखो इसके बाद इस कल्चर मीडियम को पलट लिया गया, और पलटने के बाद अब CaCl की प्रेजेंस में डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन किया गया। सेंट्रीफ्यूजेशन एक प्रक्रिया है, एक सेंट्रीफ्यूज नाम का टूल्स होता है, जिसमें हम डेंसिटी के आधार पर सेल ऑर्गेनेल्स को, सेल पार्टिकल्स को अलग अलग करते हैं। जिनकी डेंसिटी कम होती है वो टॉप पे चले जाते हैं, और जिनकी डेंसिटी कम होती है, अधिक होती है, हैवी होती है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। अब सर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही थी? अरे बच्चों, अपन ने डाला क्या था, N14 डाला था, तो यहां पर मिक्सचर नहीं बन गया होगा कि कुछ में N14 होगा और कुछ में N15 होगा। तो अब इनको हम सेपरेट करने जा रहे थे। सेपरेट कैसे करोगे? N14 को N15 से कैसे अलग अलग करोगे?
तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ डीएनए, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन इन प्रेजेंस ऑफ CaCl। अब इसमें क्या हुआ कि जिनकी डेंसिटी कम थी यानी N14 टॉप पे चले गए और N15 वाले जो थे वो कहां चले गए, बॉटम में चले गए। तो इस प्रकार दोनों प्रकार के डीएनए को यहां पर CaCl की प्रेजेंस में सेपरेट किया गया। बात समझ गए। अब देखिए क्या हुआ बेटा, अब इस तरीके से डेंसिटी ग्रेडियंट के द्वारा दोनों प्रकार के डीएनए को अलग अलग कर लिया गया। अब सपोज करो कि ये डीएनए कल्चर मीडियम से बाहर निकाला गया और इसमें N15 है। अभी हमने कहा था ना, सेवरल जनरेशन तक जब वहां पर कल्चराइज किया गया तो 15N क्या हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया। अब एक ऐसा डीएनए युक्त ई कोलाई लिया गया जिसमें दोनों आर में N15 था। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दूसरे पार्ट में क्या किया कि फिर एक कल्चर मीडियम लिया और इस कल्चर मीडियम में इस बार इन्होंने क्या किया कि फिर वही भरा NH4Cl, लेकिन अब की बार इन्होंने मीडियम में नॉर्मल नाइट्रोजन कंटेंट रखा, यानी कल्चर मीडियम कंटेन नॉर्मल 14N NH4Cl। और अब इस ई कोलाई के डीएनए नहीं, ई कोलाई सेल को इस कल्चर मीडियम में शिफ्ट किया, इसमें शिफ्ट कर दिया। अब शिफ्टिंग के बाद ये क्या देख रहे हैं जरा, जैसे ये है और इसमें 15N है दोनों। अब जब ये बटी यानी फर्स्ट जनरेशन में क्या देखा गया, 20 मिनट में बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है। तो क्या देख रहे हैं जरा आप भी देखें। जैसे हम मान लेते हैं कि हमने जो यहां पर इस तरीके से डीएनए रखा, इसमें इसकी दोनों आर्म जो थी वो इस तरीके से 15N थी, 15N और 15N। अब क्या होगा, 20 मिनट के बाद यानी फर्स्ट जनरेशन में ये खुलेगा। तो देखो एक 15N ये चला गया 15N और दूसरा 15N ये है, ये पुराना वाला खुल गया ना, हमने कहा था खुलेगा। अब न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए यहां पर, तो ये जो नया वाला बनेगा बेटा, इसने नाइट्रोजन कहां से लिया, इस मीडियम से लिया, और इस मीडियम के पास नाइट्रोजन कैसा है, 14N है। तो ये क्या हो गया, ये बन गया आपका 14N और ये भी हो गया 14N। यानी जो नए डीएनए बने फर्स्ट जनरेशन के बाद, तो उन्होंने पाया कि वो कैसे थे, हाइब्रिड थे। किसके हाइब्रिड थे, फर्स्ट जनरेशन के बाद कैसे बने, हाइब्रिड बिटवीन द N15 एंड N14। अब जब इस डीएनए को क्या किया गया, सेकंड जनरेशन के लिए आगे चलाया गया। जैसे क्वेश्चन में नीट में आता है कि इतनी जनरेशंस के बाद क्या स्थिति आएगी, आप निकालते चले जाइए। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास दो डीएनए हैं, ये जो फर्स्ट जनरेशन से हम ले रहे हैं, ये दो डीएनए हमारे पास हाइब्रिड है। इस तरीके से ये हमारे पास हाइब्रिड डीएनए है और यहां पर आप देख रहे हो कि एक 15N, यहां पर 14N
यहां पर 14n और ये 15n यहां पे है। अब देखो जब ये बटेगा सेकंड जनरेशन में तो क्या होगा, सेकंड जनरेशन यानी 40 मिनट के बाद ऐसे निकालते चले जाना जितने मिनट या जितनी जनरेशन के बाद आपसे कहा जाए। फिर देखो वैसे ही खोल लो, एक काला था राइट और एक था इसका लाल, ये ऐसे खुल गया। फिर इसके पास एक लाल है, लाल का मतलब क्या है 14n, और एक इसके पास भी ब्लैक है ऐसे। अब जो नए वाले बनेंगे तो बेटा नया वाला यहां बना, फिर नया वाला यहां बनेगा, फिर नया वाला यहां बनेगा और फिर नया वाला यहां बनेगा। अब आप क्या देख रहे हैं यहां पर कि सेकंड जनरेशन के बाद ये 15n, ये 14n, ये 14n, 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 14n और 15n और 14n, यानी हाइब्रिड डीएनए धीरे धीरे कम होते जाएंगे और लाइट डीएनए वाले, लाइट नाइट्रोजन वाले डीएनए धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार मैथ्यू मेसेल्सन और सेटल, फ्रैंकलिन सेटल के एक्सपेरिमेंट ने पूरी तरह से ये बात प्रूफ कर दी थी कि डीएनए में का जो डुप्लीकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि निश्चित तौर पर आपको हमारी बात समझ में आएगी। फिर मिलते हैं इसी सीरीज में एक नए वीडियो के साथ। आपके अपने राहुल सर, बाय बेटा।